नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है जुलाई के मंथ में, उसे लेकर आ गया हूं। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, बुक ऑथर और इम्पॉर्टेंट जो डेज़ हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने का मकसद सिर्फ यही होगा कि आपको वो करंट अफेयर याद हो जाए, और साथ साथ मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि सारे करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं, वो आपके वनडे एग्ज़ाम हो गए या कोई भी मल्टीपल डे वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें थर्ड वीक में जो करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है उसको मैंने कवर किया है। अगर थर्ड वीक से जो करंट अफेयर बनेगा तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जिससे सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू। आपको क्लियर होगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी, और साथ साथ ये दूसरे नंबर की महिला प्रेसिडेंट बनी है। ये भी आपको क्लियर होगा। ये शेड्यूल ट्राइब से आने वाली पहली हमारी प्रेसिडेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं, इनका करियर बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। वो करियर के बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 15वें नंबर की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको पहले बता दूं। ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली पहली महिला प्रेसिडेंट है, और ये रामनाथ कोविंद जी को रिप्लेस करेंगी। मतलब इस समय पर रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब कौन है? अब है द्रौपदी मुर्मू। मतलब चुनाव ये जीत चुकी हैं। इनके खिलाफ कौन लड़ रहे थे? तो यशवंत सिन्हा जी इनके खिलाफ लड़ रहे थे। उनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी बात करें तो इनको टोटल जो वोट पड़ा वो 60% से ज़्यादा इनको वोट मिला, और यशवंत सिन्हा को बाकी बचा हुआ वोट मिला है। आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के अकॉर्डिंग किया जाता है? तो इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इस चुनाव को कराया जाता है। ये आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, जब जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे चुनाव में तो वो होता है डायरेक्ट। जब जनता डायरेक्टली ना पार्टिसिपेट करे, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको ये बताना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत चुने जाते हैं और कितने साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जितने भी आर्टिकल हैं सीक्वेंस वाइज, वो सारे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करता हूँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जान लीजिए कि पहली जो हमारी फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी वो प्रतिभा पाटिल जी बनी थी, जो कि 12वें नंबर की थी। याद रखना है, 12वें नंबर की प्रेसिडेंट जो हमारी बनी थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बताने की कोशिश की है कि उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं। इनकी फैमिली जो है उड़ीसा में रहती है, और ये जो जिस जनजाति से बिलोंग करती हैं ये संथाल जनजाति है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति जो कि उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ये वहाँ से निकल के आई हैं। कहाँ से? उड़ीसा से, उड़ीसा की संथाल जनजाति से। और ये 9th गवर्नर भी रही हैं झारखंड की। 2015 से लेकर आगे तक ये गवर्नर भी रही झारखंड की। मैंने आपको बता दिया है। फैक्ट याद रखिएगा, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। और मैंने आपको बता ही दिया, ये पहली तो फीमेल है जो चुनी गई। जो चुनी नहीं गए मतलब ये सेकंड पर्सन है जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर नॉमिनेशन भरा है। समझ रहे हैं? वो जीते नहीं थे, ये जीत गई हैं। ये जीत कर पहली शेड्यूल ट्राइब है जो कि बन चुकी हैं, पहली फीमेल शेड्यूल ट्राइब है जो कि बन चुकी हैं क्या? प्रेसिडेंट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ये 272 क्या है? देखिए 272 का मतलब है डिस्ट्रिक्ट।
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया जहां पर अल्कोहल, जो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ का मतलब हमें नशे की लत लगा देते हैं, उन पदार्थों की यहाँ बात की जा रही है। तो अभी चुनाव किया गया, चुनाव का मतलब ऐसे वोटिंग वगैरह नहीं हुई, मतलब रैंडमली चुना गया वहाँ की प्रॉब्लम देखते हुए कि इस ज़िले में इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसे अब रोक दिया जाएगा। किसे रोका जाएगा? तो अल्कोहल, जितने भी हमारे मादक पदार्थ हैं, अगर उनकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ की जो अथॉरिटी है, अब उन्होंने सिलेक्ट किया कि इन डिस्ट्रिक्ट पर हम काम करेंगे और यहाँ पर ये काम अब नहीं होने देंगे, मतलब अल्कोहल को बैन कर देंगे। कोई और मादक पदार्थ है, सिगरेट वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो लोग ले रहे हैं, इलीगल है लेकिन लेते हैं ड्रग वगैरह, तो उसको बंद कर दिया, उसको बिल्कुल तगड़े तरीके से बंद किया गया। तो सरकार है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सेलेक्ट किया है 273 डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान को चलाया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए 272 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया। याद रखिएगा, गवर्नमेंट का ये काम है, जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग सर्च किया गया कि यहाँ पर अल्कोहल की वजह से ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं। होता है ना, जो अगर आप निचले उसमें जाएंगे, लोअर टू मिडिल में जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि प्रॉब्लम हो जाती है अल्कोहल वगैरह की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी वजह से। तो इसको बेहतर करने के लिए सरकार की ये मुहिम है, नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि 272 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चुना गया है। याद रखेंगे, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। इनका नाम है नारायण स्वामी। और वैसे आपको बता दूं, सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर है बीरेंद्र सिंह है। बीरेंद्र सिंह उनका नाम है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है किसके? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नारायण राणे। आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में जब सरकार थी शिवसेना की, तब ये जेल गए थे और चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पास मिनिस्ट्री है MSME की, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इनके पास यूनियन मिनिस्ट्री है, मतलब यूनियन के ये मिनिस्टर हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं, इन्होंने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को लॉन्च किया। किससे, मतलब उसका नाम क्या रखा गया? तो रिपोज पे नाम रखा गया है, ये याद रखना है। और ये जो प्लेटफॉर्म, ये किस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है? तो फिनटेक के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर है हमारे MSME सेक्टर के, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। और कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, किस चीज़ की? तो उनके यहाँ पे ना हैप्पीनेस उत्सव मनाया जाता है। हैप्पीनेस उत्सव का मतलब बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इनके द्वारा, जिससे कि बच्चे का मानसिक स्तर बेहतर रहे और वो अपने पढ़ाई पर पूरे तरीके से फोकस कर पाए। इसके लिए हैप्पीनेस उत्सव चलाया गया लास्ट 4th ईयर में, मतलब 4 जो साल बीत चुके हैं उनमें। अब 4th एनिवर्सरी इनके द्वारा इसकी सेलिब्रेट की गई है। इस समय पर हमारे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के पद पर भी काम कर रहे हैं और साथ साथ वाइस चीफ मिनिस्टर भी हैं। याद रखना है, इनके द्वारा इसको इस एनिवर्सरी को मनाया गया है। आगे बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है कि हैप्पीनेस उत्सव जो चल रहा है वो कहाँ पर मनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपने बच्चों के हेल्थ के लिए और मेंटली हेल्थ के लिए ये उत्सव मना रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंज्यूमर अफेयर्स है। कंज्यूमर अफेयर्स ने, उनके डिपार्टमेंट ने जागृति नाम का एक मस्कट लॉन्च कर दिया है। जैसे आप जानते होंगे, नमामि गंगे के लिए चाचा चौधरी को चुना गया है एक मस्कट के रूप में। मतलब वो क्या करते हैं, वो आकर अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए दीवारों पे उनकी तस्वीर लगा दी और कहा कि इसे स्वच्छ बनाएं, यहाँ पर ये काम ना करें, यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो मतलब नेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते, थॉट बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश करी जाती है। उसी प्रकार से कंज्यूमर अफेयर्स ने भी जागृति, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी तस्वीर है इस मस्कट की, तो जागृति नाम के एक मस्कट को लॉन्च किया। ये भी क्या करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी। बहुत सारे लोग
अपने कंज्यूमर खुद कंज्यूमर होते हैं और उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, तो उनके राइट्स को बताया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा कि क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदे, जैसे सोना हो गया वो हॉलमार्क के बगैर ना खरीदे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको नंबर जागृति के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, दीवारों पर इनकी तस्वीरें लगा दी जाएंगी, उसके बाद नंबर बताया जाएगा कि ये नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल करें, आपकी मदद की जाएगी, आपके जो राइट्स हैं आपको बताए जाएंगे। मतलब प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको, किसके, जागृति के अंतर्गत। ये जागृति क्या है, तो मस्कट है, ये कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, उसी को ये प्रमोट करने वाली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े द्रौपदी मुर्मू जी के बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाराणसी को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे एग्जाम में इसी तरीके से तो क्वेश्चन आते हैं। एससीओ कब फॉर्म किया गया, पता होना चाहिए, 2001 में फॉर्म किया गया। कितने मेंबर ने इसको फॉर्म किया, तो आंसर होगा इसको 6 मेंबरों ने मिलकर फॉर्म किया था। बाद में 2017 में इंडिया पाकिस्तान मिलकर ज्वाइन करते हैं, मतलब मिलकर नहीं, अलग अलग ज्वाइन करते हैं एससीओ को, तो टोटल 8 मेंबर हो जाते हैं। फिर एससीओ को ईरान के द्वारा ज्वाइन किया गया, तो इस समय पर एससीओ में टोटल 9 मेंबर हैं, जो कि एससीओ ने ही वाराणसी, भारत की एक सिटी है, उसको पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल नहीं कह सकते तो ऑलमोस्ट आप एशिया तो कह ही सकते हैं, एशिया के देशों का ये एक संगठन है, और उनमें से भारत की एक सिटी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना। तो याद रखना ये पहली बनाई गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे होंगे, एससीओ के द्वारा कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया वाराणसी को 2022-2023 के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने एससीओ के बारे में थोड़ा सा जो अभी बताया है वही लिखा हुआ है। एससीओ के टोटल 9 मेंबर हैं, 9 में से आप देख सकते हैं फाउंड किसके किसके द्वारा किया गया, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों के द्वारा इसको फाउंड किया गया। बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़ता है, और बाद में फिर ईरान, अभी ईरान तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही जुड़ा है। याद रखना है ऑब्जर्वर स्टेट इसके अब 3 रह गए हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। यहीं से उठकर ईरान ऊपर पहुंचा है, मतलब ऊपर मेन लिस्ट में पहुंचा है, तो अब आगे चल के हो सकता है इन 3 देशों में से ऊपर कोई पहुंचे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आपको पता होगा जूट में भारत सबसे ज़्यादा है दुनिया में प्रोडक्शन में, ठीक है। भारत में सभी स्टेटों में वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है जूट का, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं जूट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जूट मार्क इंडिया का एक लोगो लॉन्च कर दिया है, जिससे कि इसको वर्ल्ड लेवल पर पहचान मिल सके। भारत में जो जूट की खेती करते हैं उनको अलग से कुछ इनकम प्राप्त हो सके, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रचार किया जाता है तो बिकती है। अगर इसका भी प्रचार किया जाएगा अलग मेथड से, तो इसका भी काम, इसका भी जो पूरा बिजनेस है वो और बेहतर हो सकेगा। इसीलिए भारत सरकार ने जूट मार्क इंडिया का एक लोगो लॉन्च कर दिया है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, जूट मार्क इंडिया का भारत के द्वारा लोगो लॉन्च किया गया। जूट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का करता है। भारत के सभी स्टेटों में वेस्ट बंगाल है जो कि अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है भारत का, और भारत इसको प्रमोट करने की कोशिश अब कर रहा है एक लोगों के माध्यम से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आधार बनाने वाली एक एजेंसी है, एक डिपार्टमेंट है UIDAI। UIDAI ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया, रिसेंटली में अभी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने एक चीज़ बनाई है, क्या बनाई है, आधार फेस रीड। ये RD यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ऑप्शन में रीड लिखा मिल जाए तो आप ये मत कहिए रीड वही तो है, वो नहीं है। यहाँ पे इन्होंने आधार फेस RD लिखा है तो आपको RD ही लिखना है, लेकिन इसका मतलब रीड ही है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप को इन्होंने लॉन्च किया जिसका काम होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन का। अभी तक क्या होता था, आपके पास आधार है,
आपका जो बारकोड जो स्कैनर है, जो बारकोड है वो आपको दिया होता है, उसमें स्कैन करके आपकी डिटेल निकाली जा सकती है। लेकिन ये नहीं चेक किया जा सकता कि आप ही पर्सन हैं। आपके अंगूठे वगैरह को चेक किया जा सकता है, लेकिन और दूसरे तरीके से नहीं, फेस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वैसे तो अगर अंगूठे से चेक कर लिया जाएगा तो फेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब आधार बनाने वाली जो एजेंसी है UIDAI के द्वारा फेस रीड के लिए जो ऑथेंटिकेशन करेगा, आधार फेस RD को लॉन्च किया गया, जो कि एक मोबाइल ऐप है। याद रख पाएंगे, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कार्य किया गया है। UIDAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 2009 में। सौरभ गर्ग इस समय पर इसके CEO हैं और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ई वेस्ट इको पार्क क्या है। देखिए, बहुत सारे आप प्रोडक्ट बनाते हैं। किस टाइप के? आप इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन बनता है। फ़ोन जब बन गया तो क्या उसमें वेस्ट नहीं निकलता होगा? थोड़ा बहुत तो निकलता ही होगा। हो सकता है आपको लगे कि क्यों निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप गेम खेलते हैं। मैं बचपन में गेम खेला करता था, टीवी वाला जो गेम होता है ना, मतलब मारा करते थे, मारियो वगैरह इस टाइप के। तो अब मान लीजिए वो ख़राब हो गया, मैं क्या करूँगा? मैं उसको या तो फेंक दूंगा, या तो कबाड़े वाला आएगा, वो 2-4 रुपये देकर चला जाएगा। उससे क्या होगा? उससे वो उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। रिसाइकिल का मतलब उसी को दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। दूसरे तरीके से यूज़ करने के बाद वो यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। अभी क्या हो रहा है? रैंडमली काम हो रहा है। किसी फैक्ट्री ने खरीद लिया वो जो सारा वेस्ट है और बाद में उसको बनाने लग गए। लेकिन अब भारत के एक सिटी दिल्ली में क्या किया गया? ई वेस्ट इको पार्क को डेवलप कर दिया गया। मतलब जितना भी दिल्ली का ई वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको आप लाएं, यहाँ पर अपना इकट्ठा करें। आपका ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही है। आप यहाँ पर ही इसको बना लें, मतलब सही से असेंबल कर लें, या कुछ और प्रोडक्ट बनाना हो तो आप बना लें। जो आप कर सकते हैं वो कर लें और आप मार्केट में लेकर जाएं। मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि वो अपने यहाँ पर ई वेस्ट इको पार्क डेवलप जो उन्होंने किया है, और दिल्ली में जो ई वेस्ट निकले उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, पॉल्यूशन ना हो जिससे, क्योंकि अगर ई वेस्ट से बहुत लोग जला देते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब उसको इकट्ठा करके रीअसेंबल किया जाएगा, रीयूजेबल बनाया जाएगा और मार्केट पे दोबारा से उतार दिया जाएगा। तो ई वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट इको पार्क को डेवलप किया। याद रखिएगा, पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात की जाए दिल्ली की, तो शायद मैं समझा पा रहा हूँगा, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है और साथ साथ हमारे ग्रोथ के लिए भी बेहतर है। क्योंकि जो अगर ये ख़राब सामान रीअसेंबल किए जा सकें, अगर हो सके तो कर दिए जाए, नहीं हो सके तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस समय पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्टर जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है गोपाल राय जी हैं, और मनीष सिसोदिया इस समय पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। आगे बात करेंगे। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर से आने वाले हैं। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले, बिना बात में आप अपॉइंट होते हो, दोबारा फिर इस्तीफा दे देते हो। तो इस समय पर इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मारियो ड्रागी, जो इस समय पर रिज़ाइन दे चुके हैं और इन्होंने अपने प्रेसिडेंट साहब सर्जियो मेट्रेला को इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मारियो ड्रागी इनका नाम है, नाम याद रख लीजिएगा। इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम और यूरो इनकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा क्या हुआ है कि जो इतनी ज़्यादा हीट दुनिया में हो रही है, हीट का मतलब जो समर के डेज हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू विंटर के डेज। अब ये इफ़ेक्ट ना, जो जहाँ पर बहुत कम गर्मी पड़ती थी उन देशों पर भी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि उनके यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। आप समझ सकते हैं, लोग इंग्लैंड में ये मान के जाते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ ही पड़ रही होगी, हमेशा बर्फ़ ही पड़ती है।
और शायद वहाँ के जो लोग हैं अगर वो आते हैं तो हमको समझ भी आता है कि हाँ ये ठंडे जगह पर ही रहते होंगे तभी इतने ज़्यादा गोरे हैं। लेकिन अब वहाँ पर ऐसा देखा गया कि 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ के कुछ एरियाज़ में, कुछ लोकेशंस में टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया और ये अपने में भयावह है। भयावह क्यों है? क्योंकि सोचिए, दुनिया में अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जो ठंड वाले इलाके हैं वहाँ पर भी अगर गर्मी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है हम नेचर को, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसको डिसबैलेंस कर रहे हैं। अब डिसबैलेंस कर रहे हैं तो इसका आगे चल के खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। रीज़न कैसे? ग्लेशियर्स अगर इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे। जब ज़्यादा पिघलेंगे तो जो हमारे आइलैंड्स हैं वो डूबना शुरू होंगे, क्योंकि पानी कहाँ जाएगा? पानी ये थोड़ी ना सारा हम यूज़ कर लेंगे, पानी बहुत सारा समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा और बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि हमारे जो आइलैंड है, हमारे जो आइलैंड टाइप के देश हैं जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ये लोग डूबना शुरू कर देंगे और इनके पास जो एरिया कम होगा तो फिर ये कहाँ मूव करेंगे? ये लैंड की तरफ मूव करेंगे। तो लैंड में जो डेंसिटी है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी और ये एक विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर करें। आपको लग रहा होगा मेरे अकेले करने से क्या होगा? अगर आप अकेले करेंगे और आपको देखकर दो लोग भी करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। इससे एक सीख लेने की बात है। इंग्लैंड ने, जो कि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ठंड वाला इलाका है, उनके लोगों को देखकर भी आपको लगता होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पहली बार ऑब्जर्व किया गया है और ये अपने में एक न्यूज़ बनी। यूके की जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसने चेतावनी जारी की है कि अगर आपको ज़्यादा काम ना हो बाहर तो बाहर ना निकले, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है, मेडिकल दिक्कत हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए ली है क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर अवेयर कर सकूँ। चलिए आगे बात करें, और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स में वनडे एग्जाम के लिए लेकर आ गया हूँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके चला गया और कोई मतलब ना हुआ। तो बात करें यूके की। यूके 4 देशों का एक समूह है। 4 देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर यूके का फॉर्मेशन करते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। आप कहेंगे अभी तो इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दिया है, लेकिन जब तक कोई नए प्राइम मिनिस्टर चुनकर नहीं आते तब तक यही पदभार संभालेंगे, उस पोजीशन को संभालेंगे। लंदन इसकी कैपिटल है। पार्लियामेंट, इनकी जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहते हैं और पाउंड स्टर्लिन इनकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में भी जो माली हालत है, माली मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब के घर में भी वहाँ घुसकर लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने वहाँ पर जो करना था वो किया। लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन? गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर वो मालदीव कहते हैं किसी आइलैंड में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पद है खाली रहा और देश को अच्छी स्थिति में लाने के लिए ऐसे बड़े बड़े पदों को छोड़ना नहीं होता, पकड़ के रखना होता है। जब खराब कंडीशन होती है तो कभी किसी का साथ छोड़ना नहीं होता। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो भी चाहती थी और साथ साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल पर्सन्स है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी चाहते थे कि अब गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रेसिडेंट का पद खाली रहा, तो अब एडिशनल चार्ज दिया गया है रानिल विक्रमसिंघे को। आप सोच रहे होंगे एडिशनल चार्ज मतलब कोई और चार्ज भी संभाल रहे हैं? ऐसा कोई चार्ज नहीं संभाल रहे। मतलब ये है कि अब जो भी गोटाबाया राजपक्षे जी का टाइम पीरियड, टेन्योर बचा है, उसको ये कंप्लीट करने वाले हैं एज अ प्रेसिडेंट। पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के। याद रखना है ये 2024 तक गोटाबाया राजपक्षे जी का टेन्योर था। अब ये पूरे उस टेन्योर को कंप्लीट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, कई जगह अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर है, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, अब ये प्रेसिडेंट के पद को संभालने वाले हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की बात करें तो लास्ट से ईयर रेलवेज के एग्जाम हुए थे। वहां पर श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और साथ साथ जयवर्धनापुरम कोट्टे दोनों दी गई थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कोलंबो लगाई थी। कोलंबो लगाने का रीज़न ये है कि क्योंकि सभी लोग बचपन से हम कोलंबो ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे जुडिशरी और लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दोनों याद रखिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। यहां पर श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। आगे बात करें, और 1948 में इसको आज़ादी मिली थी यूके से। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविएशन पैसेंजर चार्टर
लॉन्च किया। अभी क्यों किया, देखिए जो भी पैसेंजर्स हैं उनके राइट्स को बताने के लिए कि भाई आपके पास ये राइट्स हैं, अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है टाइम पर तो आपके पास ये राइट है, आप ऐसी पेनल्टी ले सकते हैं, आपका जो लगेज है अगर मिस कर देती है तो आप उनसे पेनल्टी ले सकते हैं। ये सारे राइट्स को बताने के लिए जो हमारे यूके की गवर्नमेंट है उसने एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस का जो बिजनेस डाउन हुआ है कोरोना वायरस के समय पर उसको पटरी पर लाया जा सके। मेन रीज़न ये है, लेकिन साथ साथ जनता को जब तक बेनिफिट नहीं दिखेगा तब तक वो बेनिफिट में लाने की तो बात करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जनता को भी बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई आप अपने राइट्स को जानिए, जो भी प्रॉब्लम होती है। अगर वो सोचिए एक अनजान पर्सन है, अनजान पर्सन को अपना राइट नहीं पता होता है तो वो शायद अपने हक के लिए लड़ता भी नहीं है, कहता हाँ ठीक है खो गया कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको पता है कि अगर खो गया है तो मैं इन पर पेनल्टी लगवा सकता हूँ या फिर इनसे वसूल सकता हूँ वो प्राइस, तो वो ऐसा करेगा क्योंकि उसे अपने सामान की जो प्राइस है वो तो लेना है ना। तो इसीलिए एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया गया जिससे कि पैसेंजर की हेल्प की जाए कि आपके पास ये राइट है, आप ऐसे पर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और साथ साथ मेन रीज़न ये भी है कि जो उनकी एविएशन जो उड्डयन पूरा सिस्टम है वो काफ़ी तहस नहस हुआ है हर देश का। तो अपने देश के एविएशन सेक्टर को बेहतर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ से क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉस एंजलस। लॉस एंजलस यूएसए में अवेलेबल है। यहाँ पर समर ओलंपिक गेम होने वाला है। अच्छा, समर ओलंपिक गेम अभी तो 2021 में टोक्यो में हुआ था, कितने सालों में होता है तो आपको बता दूं ये टोटल 4 सालों में होने वाला गेम है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा अच्छा 21 में हुआ तो 25 25 4 29 में होना चाहिए, लेकिन 2028 में आप बता रहे हैं 29 में होना चाहिए ना। लेकिन आपको बता दूं जो 2021 में हुआ है टोक्यो ओलंपिक वो 2020 वाला हुआ था, मतलब 2020 में उसे कैंसिल कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से, फिर 2021 में हुआ। तो याद रखिएगा 2024 में अब समर ओलंपिक होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 में अब ये होने वाला है कहाँ पर, लॉस एंजलिस में। यहाँ पर अपडेट इसलिए है क्योंकि इन्होंने डेट फाइनल कर दी है कि हम इस टाइम से इस टाइम तक करवाने वाले हैं, इसीलिए अपडेट आई, आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आपको मैं बता दूँ जो ये लॉस एंजलिस में 2028 में होगा वो तो समर है। क्या इसके आगे वाला भी कोई अनाउंस किया हुआ है? बिल्कुल अनाउंस कर रखा है, 2032 वाला भी अनाउंस किया हुआ है, जो कि कहाँ होगा तो आंसर है आपका वो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, एक बार आप देख सकते हैं। जो 2020 वाला है 2021 में हुआ वो टोक्यो में हुआ, और ये जो टोक्यो वाला था वो समर था। उसके बाद पेरिस में जो होगा फ्रांस में 2024 में वो समर होगा। लॉस एंजलिस में होगा यूनाइटेड स्टेट में 2028 में वो भी कौन सा समर होगा। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो होगा तो 30 यहाँ पे देख लीजिए 2032 में वो भी कौन सा समर है। बाकी जो मैंने लगा रखे हैं बाकी जैसे कि बीजिंग जो ओलंपिक है चाइना में जो हुआ है 2022 में हो चुका है, ये चाइना में हुआ। और मिलान इटली में जो होगा 2026 में ये भी विंटर वाला होगा। ठीक है, तो ये 2 विंटर है और यहाँ 2030 वाला अभी अनाउंस नहीं किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कौन है? इनका नाम है बेन स्टोक। बेन स्टोक्स बहुत बेहतरीन प्लेयर है, इनको लास्ट ईयर में काफ़ी अवार्ड भी मिले, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये वो फलाना, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। मिले क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 2019 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। क्यों? इनकी जो टीम थी वर्ल्ड कप जीती है 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ 50-50 ओवर वाला, उसमें इनके देश में ही इंग्लैंड और वेल्स में ऑर्गेनाइज कराया गया था उस वर्ल्ड कप को। ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ, वहां पर इंग्लैंड पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची और जीत भी गई।
अब जीतने में सबसे अहम रोल इन्होंने निभाया था। अगर आपको मैच याद हो तो आई थिंक न्यूजीलैंड और इनके बीच में हुआ था, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। तो बहुत बड़ा नाम इनका था और इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था और बहुत बेहतरीन बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं बेन स्टोक, और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये इंग्लैंड की टीम से खेला करते थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जो कि टोक्यो में ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा की गई है। याद रखना है, टोक्यो का जो ओलंपिक स्टेडियम है जहां पर ओलंपिक हुआ था वहीं पर इसे कराया जाने वाला है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर दिया है और कहा है कि भाई जाओ कॉमनवेल्थ गेम में जाओ और भारत का झंडा ऊंचा करो। क्यों? क्योंकि भारत के झंडे को 322 मेंबर के लिए छोड़ दिया गया है कि अब आप जाकर कॉमनवेल्थ में हमारे झंडे को ऊपर करेंगे। मतलब भारत में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने 322 मेंबर को सिलेक्ट करा है और कहा है कॉमनवेल्थ गेम में आप ही लोग जाएंगे। इनमें से 215 मेंबर जो एथलीट्स हैं और 107 मेंबर ऑफिशियल्स हैं। उनके साथ जो उनकी कोच हैं, उनके जो फिजिशियंस हैं, इन सब के ये सब कितने हैं 107, और खिलाड़ी कितने जा रहे हैं 215। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और आपको बता दूं, सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गेम था वो 1930 में ऑर्गेनाइज कराया गया कनाडा में, और जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 4 साल के अंतर में होता है ना, तो 2018 में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? तो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। कभी भारत में हुआ है? भारत में 2010 में हुआ था, दिल्ली में। याद रखना है, ये सारी डिटेल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार कब से कब तक होगा? पहले मैं डेट नहीं बताता था, लेकिन अब कुछ एग्जाम में देख कर कि डेट भी आती है तो इसीलिए डेट भी बताने लग गया हूं। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु। बहुत बेहतरीन प्लेयर है हमारी टेनिस की, माफ कीजिएगा बैडमिंटन की बहुत बेहतरीन प्लेयर है और इन्होंने सिंगापुर ओपन को जीता है पहली बार। आपको बता दूं ये टोक्यो ओलंपिक में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आई, वहां पर भी मेडल जीता। और अब इन्होंने वांग जी, चाइना की प्लेयर है, इनको हराकर सिंगापुर ओपन 2020 को जीत चुकी हैं। याद रखिएगा, भारत की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। इनकी वैसे रैंकिंग बात की जाए तो 7वें नंबर की वैसे इनकी ओवरऑल रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के इस समय पर ये प्रेसिडेंट हैं। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिस्पेक्ट देते हुए मतलब इनको सम्मानित किया है, मतलब अवार्ड्स वगैरह दिए होंगे। वैसे इस समय इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इनके जो क्रिकेट के लिए योगदान है उसको देखते हुए इनको सम्मान दिया गया है। यूके की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सौरव गांगुली जो कि हमारे प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसके। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले राजश्री गुप्ता, ONGC हमारी भारत की महारत्न कंपनी है। ONGC, अगर नॉर्मल ONGC लिखा हो इसका मतलब है भारत की बाउंड्री में जो काम कर रही है उसकी बात हो रही है। अगर विदेशों में बात की जाए तो ONGC विदेश वहां पर लिखा आपको मिलेगा। विदेशों में काम करने वाली जो ONGC है उसको ONGC विदेश कहते हैं। तो ONGC विदेश की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है राजश्री गुप्ता। नाम याद रखिएगा, राजश्री गुप्ता ONGC के विदेश में एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर ONGC की बात कर लें तो ONGC को फाउंड किया गया था 1956 में, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और अलका मित्तल पहली चेयरमैन बनी है। याद रखना है ONGC की। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जयंती प्रसाद जो कि पहली बार, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक परमानेंट मेंबर, होल टाइम मेंबर बनाया गया। वैसे क्या हो रहा था, अभी तक
टेम्पररी मेंबर बनाया जा रहा था। ये जो बात कर दूं आईबीबी की, आईबीबी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको 2016 में फाउंड किया गया और जयंती प्रसाद को होल टाइम के लिए मेंबर यहां पर बनाया गया। याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स इसे संभाल रहे हैं, याद रखना है। और रवि मित्तल जी इसके चेयरपर्सन हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे ये, इनका नाम है विनीत सरन। विनीत सरन नए बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर बने हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका है, प्लेयरों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो क्या करेंगे? वो शरण में जाएंगे। किनके शरण में? विनीत सरन के। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। तो विनीत सरन जी बीसीसीआई के अब नए एथिक ऑफिसर बने हैं, याद रखना है। ये डीके जैन की जगह लेंगे, ये लिखा हुआ है, ये डीके जैन की जगह लेने वाले हैं। बीसीसीआई की बात हमने पहले भी कर ली। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट, जय शाह सेक्रेटरी, मुंबई हेडक्वार्टर, और 1928 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, मनोज कुमार जो कि केवीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ये नए चेयरमैन बने हैं। क्यों बने हैं? विनय कुमार सक्सेना जी पहले इनके चेयरमैन थे, अब ये कहाँ चले गए? ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर अपॉइंट हो गए। अब ये जगह खाली थी तो उसमें मनोज कुमार जी को बना दिया गया केवीआईसी का क्या चेयरमैन। यहां पर केवीआईसी की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1956 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये बने हैं क्या? एमडी और सीईओ। एमडी और सीईओ नए बने हैं आशीष कुमार चौहान। मैंने याद किया हुआ, मेरे एक दोस्त है, मतलब भाई है, आशीष नाम है उसका, बहुत ज़्यादा वो स्टॉक वगैरह में पैसा लगाता है, तो उसके नाम से याद किया हुआ है। आप भी कुछ लिंक करके ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। विक्रम लिमाय की जगह ये लेने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो ये मुंबई, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टॉक वगैरह के काम ज़्यादातर मुंबई में होते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब ये अवेलेबल है। और 1992 में इसे फाउंड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर थे, अब तो ये हट चुके हैं। तो फॉर्मर गवर्नर थे जगदीश कुमार, मतलब फॉर्मर गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किए गए हैं एनडीए की तरफ से। याद रखना है, ये जो वेंकैया नायडू जी की जगह लेंगे। और मार्गारेट अलवा, अपोजिशन भी तो किसी ना किसी कैंडिडेट को खड़ा करेगा, तो मार्गारेट अलवा जी को अपोजिशन ने अपना वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए उनको आगे बढ़ाया है। याद रखना, जगदीप धनखड़ और मार्गारेट अलवा जी का बीच में चुनाव होगा प्रेसिडेंट का, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि जगदीप धनखड़ जीत जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी इस समय पर एनडीए के पास है। आगे बात करें, और ये एम वेंकैया नायडू जी की जगह लेंगे, और ये 40th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर के एम वेंकैया नायडू हैं। अब यहाँ से बुक और ऑथर की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, और वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। बात करें, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने बियॉन्ड द मिस्टी व्हील को लॉन्च किया है। याद रखना है, ये बुक है, नॉर्मल आप इसको पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगी। आराधना जौहरी जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने कनेक्टिंग थ्रू द कल्चर जो सुषमा स्वराज भवन में इन्होंने लॉन्च किया। सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक है, एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मतलब विदेश मंत्री हैं। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। और एक और बुक है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी के द्वारा इसको अनवील किया गया, जो है द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन आपको पता होगा, ये भारत और चाइना के बीच में एक लाइन है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज और वीडियो समाप्त। वर्ल्ड मलाला डे जो कि 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड पेपर बैग डे 12 जुलाई को, और नेल्सन मंडेला डे जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका जो डे है वो 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, वर्ल्ड ब्रेन डे हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 22 जुलाई को ही हम नेशनल फ्लैग डे भी ऑब्जर्व करते हैं। भारत का जो फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व करते हैं। ये डे मैंने लिखा नहीं, लेकिन 22 जुलाई आते ही मेरे को पता चला, तो ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।